सो हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ नाइन्थ अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसको आपको काफी दिल से मन लगा के प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए अपना पेन और कॉपी निकाल दो और मेरे साथ में इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो। क्या क्या समझेगा इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके? इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके आपको समझेगा किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर का पैटर्न कौन सा होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होते हैं या सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको जरूर इस पेपर को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। तो इस पेपर के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट होंगे, पहला ए पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा आपका बी। ए और बी में आपको यहाँ पे ए पार्ट में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से कोई भी आपको 2 सॉल्व करने हैं। और बी पार्ट में से भी आपको कोई भी 3 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बोल सकते हो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कितने मार्क्स का होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए में आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 2 एमसीक्यू आपको 2 मार्क्स से होंगे, मतलब ईच कैरी 1 मार्क्स, बराबर। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 के ओके और एमसीक्यू है यहाँ पे, थर्ड एमसीक्यू और 4 एमसीक्यू, मतलब टोटल 4 एमसीक्यू है यहाँ पे। और 4 एमसीक्यू क्या आपको मिलने वाले हैं? कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 4 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू, ठीक है। थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न बदलता है क्योंकि कुछ स्कूल खुद के पेपर्स बनाते हैं, तो पेपर पैटर्न तो बदल सकता है, बट आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि यूनिट टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 के बी के अंदर आपको एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को में आपको 6 मार्क्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे कितने मार्क्स मिल रहे होंगे? 6। और आपको कोई भी 3 एक्टिविटी सॉल्व करनी है, मतलब आपको समझ में आ गया कि ईच एक्टिविटी कैरीज 2 मार्क्स, आप ऐसा नॉर्मली बोल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे पहला सिंप्लीफाई करने बोला, ये 2 मार्क्स का आएगा। फिर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। और फिर आपको एक और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए आएंगे और टोटल 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 4 में से, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉल्व एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में से कोई भी कितने क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको टोटल डायरेक्ट 3 मार्क्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तो आपको ये दिया हुआ और दूसरा क्वेश्चन आपको एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको इतना सा सिंपल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करके 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपको वापस सेम कोई भी आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। या तो आप ये वर्ड्स प्रॉब्लम कर सकते हो या ये मल्टीप्लिकेशन का सिंप्लीफाई वाला काम कर सकते हो, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के, थोड़ी भी गाय गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स की मैंने लिंक दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है, तो उसके थ्रू आपको अपडेट मिलती रहेगी। हम लोग कौन से नए नए पेपर्स आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। प्रैक्टिस पेपर होंगे सारे, जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने प्रिपरेशन को और एक एक कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। सारे प्रैक्टिस पेपर होंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जरूर, ठीक है। शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहला सवाल पूछा है, सॉल्व एनी टू सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। जो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट लिखी है आपको उसको वर्ड्स में लिखना है, सेंटेंस बना के लिखना है। तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट को आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे? तो 4/3 इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? इस सिंबल को आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। तो ये सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे इस तरीके से कुछ हम लोग कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। क्यू क्या है? एक तरह का सेट है, बराबर ना। और ये 4/3 क्या है? उस सेट के अंदर आने वाला एलिमेंट है, सेट के अंदर आने वाला एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4/3 क्या है? एक एलिमेंट है। एक क्या है? एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है? सेट क्यू को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेट से एक बोलता हूँ, एक सेट बोलता हूँ, ए नाम का कोई सेट बनाता हूँ और इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट लिखता हूँ, 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। तो मैं कैसे पढ़ूंगा? मान लो मैं 2 की बात करूँ तो मैं बोलूंगा 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब बोल रहा हूँ कि जो 2 एलिमेंट है ना, 2
वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूंगा, मैं बोलूंगा 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से बोलूंगा 4 बिलोंग्स टू ए। समझ में आया आपको किस तरीके से बोला जाता है? तो हम बोलेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे चैलेंज नंबर 1 दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर देखने के पहले आपको कमेंट करके बताना है। दिस इज चैलेंज नंबर 1 फॉर यू गाइस, दिस इज चैलेंज नंबर 1, जिसका आंसर आपको कमेंट में फटाफट टाइप करके बताना है, ठीक है ना। दूसरा चैलेंज मैं आपको दूंगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट। अब नॉट क्यों बोला, यहाँ पे मैंने बोला एलिमेंट और यहाँ पे बोला नॉट एलिमेंट, क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे देखो जो बिलोंग का साइन है उसके ऊपर इस तरीके की लाइन की है। इस तरीके की लाइन का मतलब होता है नॉट, मतलब यहाँ पे -2 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। उसमें माइनस कभी आता है क्या? नहीं आता है ना, दैट्स व्हाई -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन। उसी तरीके से चैलेंज नंबर 2 का आंसर आपको अब कमेंट करके बताना है कि इसको हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं। कर दिया, टाइप कर दिया कमेंट में चैलेंज नंबर 2, जल्दी से ऐसा देखो, ऐसा चैलेंज नंबर 2 लिखना है और फिर आपका आंसर टाइप करना है। यस, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है आप लोगों का। जितने टाइप किया, मैं टाइम मशीन से आगे जाके आपका आंसर चेक कर रहा हूँ। ओके, नाउ आंसर इज करेक्ट, लुक एट दिस, क्या आंसर है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखना। ये क्या है, ये सेट है, सेट का नाम क्या है, सेट का नाम है पी, तो कैसे पढ़ेंगे, सेट पी, सेट पी इज ए सेट ऑफ ऑल पी। ये जो पी है इसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग पी नंबर है, मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर का या कलेक्शन का सेट बनाया हुआ है। तो सेट ऑफ ऑल पीज सच दैट, इस लाइन का मतलब क्या है, सच दैट, सच दैट P is an odd natural number। समझ में आ गया किस तरीके से पढ़ना है? Set P is set of all p's such that P is a odd natural number। इस तरीके से आपको पढ़ना है, समझ में आ गया। लेट्स से मैं आपको एक और सेट लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे सेट नाम लिखते हैं बी, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ बी, और ऐसे बी इज इवन नेचुरल नंबर, बराबर, ऐसा लिखा हमने। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, ये कौन सा सेट है, सेट बी ना, तो सेट बी इज ए सेट ऑफ ऑल बी, इज अ सेट ऑफ ऑल बी। क्या लिखा था, इज अ सेट ऑफ ऑल पी था ना, यहाँ पे लिखा इज अ सेट ऑफ ऑल पी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट, और आगे का लाइन एज इट इज, सच दैट, सच दैट के बाद क्या लिखेंगे, सच दैट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ किधर क्या, सच दैट, सच दैट, ठीक है ना, सच दैट बी इज इवन नेचुरल नंबर। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, सिंपल। आई होप सो आपको हर चीज एक समझ में आई अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को आपको लिख के बताना है, किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म एक ही जैसा होता है, आपको पता होगा, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड एक ही जैसा होता है। उसमें क्या करते हैं, पूरे सेट को करली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, बराबर, और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, किसका सेट लिखना है हमें, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो आपको सभी को पता है इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 12, इस तरीके से। तो मैंने ये आंसर आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्या है, लुक एट दिस, सेट ऑफ prime number from 1 to 20। You have to write the set of prime number। प्राइम नंबर का आपको सेट लिखना है, और प्राइम नंबर कहां से कहां तक होने चाहिए, प्राइम नंबर शुड बी बिटवीन फ्रॉम 1 to 20। तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट करके दिखाना। आप लोग अगर करली ब्रैकेट नहीं डाल पाओगे, डायरेक्ट आंसर टाइप करोगे तो भी चलेगा। दिस इज योर चैलेंज नंबर 3। तो फटाफट चैलेंज नंबर 3 का आंसर कमेंट में टाइप करके बताओ, ठीक है। चैलेंज नंबर 3 का आंसर फटाफट कमेंट में टाइप करके बताओ कि प्राइम नंबर 1 से 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड। ये सर्ड दे रखा है आपको, रूट ऑफ 39, इसका आपको ऑर्डर बताना। पहले तो सर्ड का मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि मैंने आपके सामने रूट 25 लिखा, तो आप सभी को पता है कि रूट 25 का आंसर कितना होता है, 5 होता है।
इसका मतलब √25 सर्ड नहीं होगा। सर्ड वही होता है जिसका आंसर रूट निकालने के बाद, क्यूब रूट निकालने के बाद अगर इरेशनल नंबर आता है तो तभी ही हम इसको क्या बोलेंगे, इसको सर्ड बोलेंगे। बट जो आंसर आया वो कैसा आया, वो आंसर रेशनल नंबर आया। तो अगर आंसर रेशनल नंबर आता है तो इसको हम सर्ड नहीं बोलेंगे। जैसा दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, √9 का आंसर क्या है 3, तो ये भी एक रेशनल नंबर आया, मतलब ये सर्ड नहीं है। बात समझ में आई आपको। लेकिन अगर मान लो मैंने लिख दिया रूट समझ लो √13, तो आपको पता है कि 13 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्ड हो जाएगा। बात समझ में आई। अब बोला है दिए हुए सर्ड का आपको क्या बताना है, दिए हुए सर्ड का आपको यहाँ पे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। तो देखो आपको सभी को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ऑर्डर निकालने बोला, ये रूट नॉर्मल रूट दिया है, तो आपको पता सभी को यहाँ पे कितना लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। कुछ भी नहीं लिखा मतलब क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2। बात समझ में आया। लेट्स से कि मैंने एक सर्ड आपको दे रखा है और पूछा इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 5। बट केस क्या होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर इरेशनल आना चाहिए, तभी इसको हम लोग सर्ड बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग सर्ड नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, ऑर्डर निकालना बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑर्डर कितना हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था उसका 2 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड। अभी आपको क्वेश्चन पूछा है कि दिए हुए क्वेश्चन में से कौन सा सर्ड है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 51। आप सभी को पता है इसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ना, 51 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये सर्ड है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, जो 51 आपको दे रखा है इसके फैक्टर गिराएंगे। क्या गिराएंगे, फैक्टर गिराएंगे। तो मैं 51 को, आप सभी को पता है कि हम 51 को ऐसा लिख सकते हैं, 51 को हम लोग लिख सकते हैं 17 3 बराबर। अब आपको दिख रहा है कि इनमें से कोई भी नंबर किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई भी चीज बाहर नहीं आने वाली, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इनमें से कोई भी चीज बाहर नहीं आने वाली है। इसका मतलब √51 एक तरीके का कैसा नंबर हो गया, इज एन इरेशनल नंबर। ये एक तरीके कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 51 इज ए सर्ड। बात समझ में आया। और अगर इसका ऑर्डर पूछा रहता, तो इसका ऑर्डर पूछा रहता, पावर पूछा रहता, तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। ऑर्डर कितना हो जाता, 3। क्लियर है, पहले का आंसर समझ में आ गया, इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं। दूसरा दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ 16। तो चलो पहले देखो, फोर्थ रूट का मतलब क्या है कि अंदर लिखी हुई 4 बार चीजें बाहर निकल के कितनी बार हो जाती है, एक बार हो जाती है। 4 बार लिखी हुई बात बाहर निकल के एक बार, बराबर। तो 16 के हम लोग फैक्टर गिराएंगे। तो 16 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 8 आ जाएगा। 8 को 2 से करूंगा, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से करूंगा, 2 आ जाएगा। और 2 को वापस से 2 से करूंगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखो, ये 16 के हमें फैक्टर मिल गए, दिख रहा है आपको। तो मैं 16 की जगह पे अब लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे वापस 16 ही आएगा। ठीक है, अब देखो अंदर कितनी बार 2 लिखा हुआ है, अंदर 4 बार 2 लिखा हुआ है। और फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है कि अंदर 4 बार लिखी हुई बातें बाहर निकल के कितनी बार हो जाती है, एक बार। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब मैं बोलूंगा कि 4 √16 का आंसर कितना आया, 2 आया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर आया। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे कि भाई 4 √16 इज ए रेशनल नंबर। बात समझ में आया। दैट्स वाई इट इज नॉट अ सर्ड। वो एक तरीके से सर्ड नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से आपको ये सेट का बारे में लिखना है। तो सेट कौन सा सेट दिया है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो ये आपको याद करके जाना, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, नोज, ईयर, आईज, टंग एंड स्किन। दिस आर ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। टोटल 5 होते हैं। इनमें से एक भी कम मत लिखना, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़ो यहाँ पे। राइट, एक सेट दे रखा है जिसका नाम है ए, एंड देन राइट एनी टू पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब मैं समझाता हूँ। लेट से हम लोग एक्स नाम का सेट लिखते हैं, जिसमें वैल्यू डाल देते हैं, जिसमें हम लोग कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। लेट से हम डाल देते हैं 1 2 3 4
5 बराबर, और एक y नाम का सेट लिखते हैं जिसमें हम वैल्यू डालते हैं 4 5। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जो y है हमारा y, क्या y के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे x के अंदर पहले से प्रेजेंट है? देखो 4 एंड 5, यस। तो मतलब x बड़ा सेट है और y छोटा सेट है, तो हम यहां बोलेंगे कि y हमारे x का क्या हो जाएगा? सबसेट। और लिखने का तरीका ये है, y इज अ सबसेट ऑफ x, इसका मतलब y के सारे एलिमेंट x के अंदर प्रेजेंट है, बराबर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसेट लिखना है ए का। तो ए का सबसेट मान लो कोई भी बी मान लेता हूँ, और उसके अंदर कोई भी मैं ए से उठा के दो एलिमेंट लिख दूंगा 4 और 7, तो ये हो जाएगा। तो ये जो बी मैंने लिखा वो एक्स का सबसेट होगा, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आया? उसी तरीके से एक और पूछा है, तो लेट से मैं सी लिख लेता हूँ, और सी के अंदर मैं डाल दूंगा 1 3 4 7। आप देख सकते हो 1 3 4 7 सारे के सारे ए के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सी भी हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नहीं करेक्ट आंसर ढूंढ के लिखना है, चारों ऑप्शन में से आपको एक सेट दे रखा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पी सेट। लुक एट दिस, ये रहा, ये पी नाम का आपको सेट दे रखा है। तो लेट से हम लोग राइट कर लेते, पी सेट क्या दे रखा है? 1 2 3 डॉट 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 करके 10 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर करना है। टाइप्स ऑफ सेट, मतलब पी किस टाइप का सेट है? आप खुद सोच के देखो कि नल सेट, नल सेट मतलब ऐसा सेट जो खाली हो, मतलब इस तरीके का सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ तो कुछ तो है, मतलब ये नल सेट तो नहीं है, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कुछ इस तरीके का सेट जो कभी खत्म नहीं हो, मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट जिसमें दिखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे डॉट डॉट तो एंड में तो दिख नहीं रहा है, देखो एंड में तो 10 है, यहाँ पे आगे तो डॉट डॉट है ही नहीं, तो मतलब ये इनफाइनाइट सेट भी नहीं है, बराबर। अब फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जो शुरू होने के बाद एक समय के बाद खत्म हो, जैसा देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डॉट डॉट है ना, यहाँ पे ऐसा खाली है, देखो शुरू होने के बाद 3 पे खत्म हो चुका है, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो उसी तरीके से अपना वाला सेट देखो 1 से शुरू होकर 10 पे खत्म हो गया है, इसका मतलब ये कौन सा आंसर हो जाएगा? दिस इज आवर फाइनाइट सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक टी नाम का सेट दे रखा है, और यहाँ पे आपको एम नाम का सेट दे रखा है, और आपको टी यूनियन एम निकालना है। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि यू हैव टू इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स, आपको सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं। यू हैव टू इंक्लूड ऑल एलिमेंट, इंक्लूड ऑल एलिमेंट, बराबर। और एक और ध्यान रखना, ऑल एलिमेंट फ्रॉम टी एंड एम, टी और एंड में से सारे के सारे एलिमेंट आपको इंक्लूड करने हैं, बट कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होने देना। क्या नहीं होने देना है? कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होने देना है, उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। तो चलो करके देखते हैं, कोई भी एलिमेंट को क्या नहीं होने देना, मेरे साथ में बोलो, रिपीट नहीं होने देना। तो चलो मैं लिखता हूँ टी यूनियन एम, बराबर। अब मैं एलिमेंट लिखना शुरू करता हूँ, लुक एट दिस। सबसे पहला मैं लिख दिया 1, ये लो 1, बराबर। फिर मैंने लिख दिया 2, ये लो मैंने 2 लिख दिया। आप देख पा रहे हो 2 और 1 यहाँ पे था नहीं। फिर मैंने देखो 3 लिखा, लेकिन 3 यहाँ पे भी है और 3 एम के अंदर भी है, तो एक ही बार लिखेंगे लिखते समय, ये 3 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 4, 4 यहाँ पे भी है और 4 देखो एम के अंदर भी है, तो फिर मैंने लिख दिया 4, एक ही बार लिखूंगा। फिर मैंने लिख दिया 5, देखो 5 इधर नहीं है। फिर हमने लिख दिया 7, और फिर हमने लिख दिया 8। इसी को बोलते हैं यूनियन। सारे एलिमेंट टी और एम के आने चाहिए, बट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखते हैं आंसर कौन सा है। 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 तक खत्म हो गया, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से देखें, गाय गड़बड़ नहीं करना है। 1 2 3 7 8, इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे खा गए, 4 वगैरह है नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। ये देखते हैं 1 2 3 4 5 7 8, मतलब ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया से समझा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन चैलेंज के नाम पे, चैलेंज नंबर 4, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है इंटरसेक्शन। क्या पूछा है? इंटरसेक्शन। यहाँ पूछा था यूनियन और यहाँ पूछा है इंटरसेक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के अंदर का, एम और एन सेट के अंदर का कॉमन एलिमेंट। कॉमन मतलब जो एग्जैक्टली सेम हो उन्हीं को लिखेंगे, बाकी जो सेम नहीं होंगे उनको नहीं लिखेंगे। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट क्वेश्चन का आंसर, चैलेंज नंबर 4 का आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्ड, इनमें से कौन सा सर्ड नहीं है, कौन सा सर्ड नहीं है। अगर मैं बात करूंगा √7 का तो ये तो सर्ड है, क्यों? क्योंकि रूट मतलब 7 किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं, तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, दिस इज सर्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा क्यूब रूट ऑफ 17 का, तो 17 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, इसका मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा, ये भी सर्ड है। अगर मैं बात करूंगा क्यूब रूट ऑफ 64 का, चलो पता करते हैं 64 किसका क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम लोग 64 के फैक्टर्स गिरा देंगे कुछ ऐसा करके, बराबर। इसको मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा 32 हो जाएगा, 32 को मैं यहाँ पे और 2 से डिवाइड करूंगा 16 हो जाएगा, 16 को मैं यहाँ पे और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा हिसाब से 8 हो जाएगा, 8 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ 2 से वापस करूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा होगा, मैं डायरेक्ट 8 से डिवाइड करता हूँ ये 1 हो जाएगा, तो मतलब मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एट। अब एक बात समझनी पड़ेगी, 2 इंटू टू इंटू टू 3 बार जो चीजें आती है क्यूब रूट में बाहर निकल के एक बार हो जाती है, ये तो सबको समझ में आता है। और आपको पता है 8 किसका क्यूब रूट है, 8 हमारा 2 का क्यूब रूट होता है, तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये हमारा सर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये देखो पूरी तरीके से बाहर निकल गया है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। पूछा क्या था, नॉट सर्ड, दैट्स व्हाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर 0/4 को आपको p/q के फॉर्म में लिखना है, ये तो बहुत सिंपल है, 0/4 को आपको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 0/4 को p/q के फॉर्म में, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 0/4 को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0/4 को x मान लेंगे। और अच्छे से ध्यान देना जो मैं काम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों करेंगे 10 को मैं समझाता हूँ, 10 से क्यों किया। यहाँ लिख दूंगा मैं 10x, और यहाँ पे जब 0/4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4, सही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब क्या करेंगे 10x में से किसको माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे। उसी तरीके से 4 में से किसको माइनस करेंगे, 0.4 को माइनस करेंगे। बात समझ में आया। तो 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x बचा, और 4 में से 0.4 गया तो कितना बचा, 3.6 बचा। सिंपल है यहाँ पे। अब 9 को हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 9। अब मुझे बताओ, पहले x का वैल्यू 0.4 था और अब x का वैल्यू 3.6 आ गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो होंगे ना, दोनों x ही तो था। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है 3.6/9। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका भी है, बट उससे हमारे ऑप्शन मैच नहीं हो पाएंगे, तो आप ये तरीका अपना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करना है हमें इस वाले क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन को आपको 7√3 लिखना है प्लस 29 ऑफ √3 लिखना है। अब इनमें से √3 एक तरीके का सर्ड है, और वो पीछे दोनों के पीछे लगा हुआ, मतलब हम कॉमन ले सकते हैं √3 को। क्या ले सकते हैं √3 को हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 7 प्लस 29। अब 7 प्लस 29 कितना हो जाएगा, तो ये आप हो जाएगा मेरे साथ 36, और ये पीछे आ जाएगा √3। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, बस आगे इक्वल टू ऐसा लिख देना, थोड़ा खूबसूरत लगता है। ओके, आगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको डब्बे भरने होते हैं। यहाँ पे करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी रूट वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई नीचे तो इन लोग ने खुद ने करके रखा, ऊपर हम खुद कर लेंगे, लो कर लिया। अब आप बताओ, ऊपर ये 3 था, ये 3 हमने लिख दिया, ये √5 था, ये √5 हमने यहाँ लिख दिया। अब आप सभी को पता होगा √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, रूट रूट सेम होता तो मल्टीप्लाई करते 5 बन जाएगा, और ऊपर ये तो 3 इंटू √5 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3√5। अब नीचे वाला टर्म देखो रूट में है क्या, नहीं, हो गया हमारा एडिशनलाइज, और आंसर भी आ गया 3√5/5। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है 15, नंबर ऑफ बी दे रखा है 22, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 8। यहाँ पे तो मैं बताता हूँ जिसने कुछ पढ़ के भी नहीं गया वो भी कर लेगा। देखो भाई, यहाँ पे कौन सा डब्बा खाली है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस होता है यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे देखो यूनियन है, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद करके जाना, ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो सीख लेना अच्छे से क्या होता है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ए कितना दे रखा था, नंबर ऑफ ए दे रखा था 15, ये लो लिख दिया 15, सही है। नंबर ऑफ बी कितना दे, नंबर ऑफ बी तो यहाँ पे 22 इन लोगों ने खुद नहीं लिख के दिया, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 दे रखा है, बराबर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है,
22 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा? 22 में से 8 गया तो 16 बच जाए, सॉरी, बच जाएगा 14 बच जाएगा, और 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 29। तो ये आंसर आ गया हमारा 20। सिंपल। आगे, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड कंप्लीट द सेट। अब मुझे बताओ एम सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? अच्छे से देख पाओगे, 5, 10, 3, 6 एंड 9। देखो 6 और 9 भी एम के अंदर है, ध्यान रखना। तो हम ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटा लिखेंगे, छोटे से बड़ा लिखेंगे। पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा। यहाँ तक समझा? और पी के अंदर सारे एलिमेंट यहाँ लिख रखे हैं। अब यहाँ पे पूछा है ऑर्डर ऑफ एम क्या है, मतलब ऑर्डर ऑफ एम या नंबर ऑफ एम का मतलब है कि एम सेट के अंदर कितने सारे एलिमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5। अब बोला है एम और पी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट। तो आप वेन डायग्राम को अच्छे से देखो, वेन डायग्राम को अच्छे से देखोगे, दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन है? 6 और 9। तो यहाँ आ जाएगा 6 एंड 9। दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, आगे करते हैं। 3 मार्क्स का सवाल है यहाँ पे, कोई भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? कौन सा एम्प्टी सेट है, मतलब कौन सा खाली सेट है? अगर मैं पहले सेट की बात करूं तो फॉर सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। अब मुझे बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो जीरो से छोटा हो? नहीं होता है ना। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, अंदर कुछ नहीं आएगा। एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया? नाइल सेट। तो आंसर तो हमारा पहले ही हो गया, बट आपको आंसर अच्छे से जस्टिफाई करना है। क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर इज लेस देन जीरो, आप ऐसा बोल सकते हो। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन जीरो। इसका आंसर आप ऐसे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैं दूसरे वाले का पूछूं तो आप देख सकते हो कि भाई दूसरा वाला क्या बोला। दूसरा वाले ने बोल के रखा है कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो के बराबर है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पे तो जीरो हम लिख सकते हैं ना। तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट जिसके अंदर जीरो आ रहा है। तो आपको सबका ऐसे आंसर करके बताना है, कि नहीं तो आप क्या करोगे? सिर्फ ऑप्शन चूज करके आ जाओगे एग्जाम में, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे 3 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। आपको सबका अच्छे से आंसर लिखना। जैसे कि अगर मैं एग्जाम में बैठता पहले का आंसर कैसे लिखता कि देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, समझा? और मैं आंसर लिखता सेट ए इज इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इज एम्प्टी सेट। आया समझ में? अगर मैं दूसरे की बात करूंगा, दूसरे को हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर जीरो है, दैट इंप्लाइज एक्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। इसका मतलब बी जो सेट आया वो किसके बराबर आया? जीरो के बराबर आया। तो आप लिखोगे दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। बात समझ में आया? ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर। ऐसे करके आपको सारे के आंसर अच्छे से बताने हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई। वाई भाई, आप जो आंसर लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो? दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सप्लेन ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्या लिखा हुआ? एक सेट सी है सच दैट ऑल सी, सच सारे सी जो एलिमेंट है उसके अंदर, एक्स जो एलिमेंट है उसके अंदर, वो कैसे है? सच दैट 5x-2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, कुछ इस तरीके का इक्वेशन है। तो आपको x के बारे में बताना है। तो चलो पता करते हैं। 5x-2 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो यहाँ पे मुझे बताओ -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये 2 आ गया, इधर 5 बचा, ये 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 2/5। बट एक प्रॉब्लम आ गया, x का वैल्यू 2/5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और भाई 2/5 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि x इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट इक्वल्स टू 2/5 नहीं हो सकता। बिकॉज बिकॉज क्या? बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। बट 2/5 क्या नहीं है? 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। समझ में आया? तो हमारा सी वाला सेट भी कैसा हो जाएगा? सी वाला सेट भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए भी सेट एम्प्टी था, पहला वाला भी एम्प्टी सेट था, और सी वाला सेट भी हमारा एम्प्टी सेट था, और बी वाला हमारा एम्प्टी सेट नहीं था। समझ में आया? 3 मार्क्स का सवाल है, बहुत अच्छे से आंसर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना है, बड़ा सिंपल है सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो, इसको मैंने लिखा 8/5 प्लस
क्या मैं 20 को ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 5? यस, सभी लिख सकते हो, 4 5 20 होता है बराबर। क्या मैं 125 को लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 5 इंटू 25, सही बात है सबको। अब आप देख पा रहे हो अच्छे से 8 अप रूट 5 प्लस, आपको पता 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, बाहर निकल के 2 बन जाएगा। और आपको पता 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है, बाहर होके 5 निकल जाएगा, अंदर एक 5 बच जाएगा। अब सबके पीछे देखो 5 दिख रहा है आपको, तो सबके पीछे 5 है, तो 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, सही बात है बाहर। 8 प्लस 2 10 और 5 को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ गया 5 और रूट 5। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद का आंसर। आ गया समझ में? इतना सिंपल है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। आई होप सो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पसंद आया होगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जो भी अच्छे नए क्वेश्चन पेपर होंगे जो आपकी प्रैक्टिस को और आपको और बेहतर बनाएंगे, आपके मैथ्स को, आपके साइंस को और अदर सब्जेक्ट भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लाइफ को एक्सप्लोर करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। थैंक यू।